अंतिम नहीं है फैसला, अभी इंतजार करो। अंतिम नहीं है फैसला, अभी इंतजार करो। रिश्ते सियासी हैं, बिगड़ भी सकते हैं, एतवार करो। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनंदन एक कड़ी बन गई है। सुबह आते हैं, भोरे भोर में आपको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद बिहार की राजनीति के वो अनछुए पहलू आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं जो अब तक आपके पास पहुंची तो जरूर है, पर एक महीन लकीर की तरह आपके बगल से होती हुई गुजर गई है। शायद आपने इस पर तवज्जो नहीं डाला है। आपको याद होगा कि किस तरह से बिहार में 2020 के मैच की पूरी तैयारी दोनों ही खेमे की तरफ से हो रही है। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो इस तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले देश के प्रधान सेवक पूरा फोकस किए हुए हैं बिहार पर। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार अब उनके यहाँ है, क्योंकि चुनाव है। इससे पहले जब जब चुनाव आते हैं तब तब प्रधानमंत्री की तरफ से बिहार को विशेष सौगात पिछले चुनाव से मिल रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया था। कई बातें ऐसी आई थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने तब प्रधानमंत्री को घेरा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का हर तोहफा कबूल है। 2019 के चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात हुई थी, खुद नीतीश कुमार ने हर मंच से प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगा था। उन्होंने बिहार में अपने किए गए कार्यों के आधार पर भिक्षाटन किया था और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को उन्होंने स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, जिसमें अपनी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन के 40 में से 39 सीटों का श्रेय वो लेते हैं। अब चुनाव बिहार के हैं। असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सूद समेत नीतीश कुमार को वो तोहफा लौटाने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही है, पर इसके पीछे एक बड़ा पेंच है। वो पेंच क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही है। अगर भरोसा करती तो ये बात सामने नहीं आता कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी यानी प्रधान सेवक के चेहरे पर लड़ा जाए। चूंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, इस बात को कैसे स्वीकार कर ले नीतीश कुमार। आपको पता होगा कि किस तरह से इस चुनावी समर को अपने हिसाब से गढ़ने, मढ़ने और पढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज भोरे भोर में जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, उसका हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उससे इतर भी बहुत सारी बातें। देवेंद्र फडणवीस बिहार दौरे पर आए, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है और चुनाव प्रभारी के रूप में वो पहला दौरा करने आए और पहले दौरे में ही उन्होंने अपना मुंबईया अंदाज या कहा जाए तो महाराष्ट्रियन अंदाज दिखा दिया है। साफ तौर पे वो प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के बहुत करीब हैं, ये बातें आप जानते हैं, क्योंकि 60 घंटे के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने लिया था। भारतीय जनता पार्टी आज अगर किसी कंधे पर है, दो लोग जिसको ढो रहे हैं, तो एक है प्रधान सेवक और दूसरे हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने कई बैठकें की। उन बैठकों में उनसे कई सवाल पूछे गए। सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी ही गोल गोल करके दिया। बातें बहुत सारी हुई, लेकिन उन बातों में जाते जाते जो बातें उन्होंने कर दी, वो बातें कहीं ना कहीं सबको आंदोलित करके चली गई। और इस बीच में एक बात तो सामने नजर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी भीतर खाने में डबल एंगल पे गेम खेलना चाहती है। पहला गेम तो सीधा नजर आ रहा है कि वो नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके पीछे रणनीति जो है वो नीतीश कुमार की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तरफ जहां प्रधान सेवक बिहार को बार बार सौगात पे सौगात दे रहे हैं और उसे भजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 जिलों में 38+2 लगातार अपने लोगों को भेज करके, कार्यकर्ताओं को भेज करके और लोगों तक ये बात पहुंचाने में लगी हुई है कि इस 38 जिलों के लोग ये समझ लें कि कैसे
बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के वाहक बने हुए हैं और बिहार को जो कुछ भी चाहिए वो सब देंगे। भले कोरोना काल में दोनों ही सरकारें आपको बिहार वापस भेजने के लिए पैसे की व्यवस्था का लेकर रो रही हो, आपको नहीं लाने की बात कर रही हो, ये बातें कर रही हो कि अगर आप आएंगे तो बिहार में अपराध बढ़ जाएंगे। इन सब बातों के इतर एक बात तो तय माना जा रहा है कि चुनाव आते हैं तो तोहफे भी बहुत सारे लाते हैं। भले उन तोहफों का रैपर खोलते खोलते आपका फिर 5वां साल गुजर जाए, पर एक बात तो तय है कि बड़े ही सुंदर ढंग से सजा करके आपको तोहफा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि बस अगली बार आप हमें दे दें मौका, इस बार तो हम स्वर्ग ला करके दे देंगे, राम राज कर देंगे। इन सब बातों के बीच में देवेंद्र फडणवीस आए, चुनाव के प्रभारी हैं, चुनाव कराने आए हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीट जीते इस बात को लेकर करके आए हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। सीट शेयरिंग के समझौता में अक्सर वो अपनी गोटी लाल करने के चक्कर में रहते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीटें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, पर इस बार वो कोई भी सीट छोड़ने के लिए तैयार खुद नहीं है। झुकना तो हर बार भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और क्या कुछ चल रहा है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ, कितना ज़्यादा एग्रेसिव है एनडीए में नहीं शामिल होकर के भी जीतन राम मांझी, जिससे कि पूरा एनडीए आंदोलित है। हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के करीब हैं और देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी टेंशन में जरूर डाल दिया है। पहली बात तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 100 से ज़्यादा सीटें तिहाई अंक में प्रवेश करेंगे, और ये तिहाई अंक में प्रवेश करने का मतलब होता है कि आपको सीटें भी तिहाई अंक में चाहिए। 122 और 121 का फॉर्मूला जो सेट हो रहा है, उस फॉर्मूला में चिराग पासवान को कितने सीट देंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ चिराग पासवान ने जो शर्तें रख दी है, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, बिना अमित शाह से मिले वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इस बीच में 143 सीटों का उन्होंने एक शगुफा भी छोड़ दिया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये एनडीए के लिए कितना ज़्यादा सही और घातक हो सकता है आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुप है, और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के CCC वाले फॉर्मूले को एडॉप्ट कर लिया है। नीतीश कुमार अक्सर कहा करते थे 2005 से जब बिहार की सत्ता में आए, बिहार का कमान संभाला, तब से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि वो CCC पे कोई समझौता नहीं करते हैं। पर अब उन पे वही आरोप लग रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर हों या फिर श्याम रजक, सब ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि नीतीश कुमार अब समझौता के मूड में हो गए हैं, समझौतावादी हो गए हैं समाजवादी से। समाजवाद की एक धारा का पुरोधा माना जाता था नीतीश कुमार को। कहा यह जाता था कि वो बिहार उनके बहुत दिल के करीब है, पर बिहारियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके अब कारण भी, हेतु भी नीतीश कुमार को ही माना जाता है। बिहार में बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, कोरोना हो, सबको लेकर के नीतीश कुमार रडार पे है। 15 साल हो भी गए हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। एंटी इनकम्बेंसी, हम बात कर रहे थे CCC की, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे एजेंडे पूरे कर लिए हैं जो कम्युनलिज्म के नाम पर जाने जाते थे, चाहे वो CCC का मामला हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये सारे मामले सुलझा लिए गए हैं। एक मामला रह गया है NRC का। उस NRC के मामले पर भी अब लगभग बातों को यथास्थिति छोड़ दिया गया है कि बिहार के चुनाव के बाद NRC पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इन सब बातों को अब भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है। कम्युनिज्म के मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गई है और उसके लिए हिंदू जितने प्रिय हैं, मुसलमान भी उतना ही प्रिय हैं, और अलग अलग जो अल्पसंख्यक समाज हैं सब उसके प्रिय हो गए हैं। दूसरी बात अगर कही जाए, बड़े विश्वास अविश्वास की बात आप कर सकते हैं, हो सकता है अल्पसंख्यक समाज इस बात पर भरोसा न करे, पर जिस तरह का रुझान नजर आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूर्णतः राजनीति करना चाहती है और राजनीति में सर्वधर्म समभाव की बात वो कर रही है। आगे अगर देखें तो करप्शन की बात करें तो करप्शन फ्री
सरकार चलाने की जितनी ज़्यादा दावेदारी भारतीय जनता पार्टी है, शायद उतना अब नीतीश कुमार भी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार से आपको पता है कि इसी मंच से, भारत लाइव के मंच से मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया कि अपने स्वस्थ छवि वाले जितने भी अधिकारी हैं उनका एक लिस्ट जारी कर दीजिए नीतीश कुमार जी, जब सरकार बनेगी 2020 में तो उनकी जांच करा लेंगे और ये ईमानदारी पता चल जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं और आपके अधिकारी कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है। और तीसरा, क्राइम के मामले पर सबसे बड़ी बात कह के देवेंद्र फडणवीस चल गए कि इस बार जो चुनाव में उम्मीदवार होंगे वो साफ सुथरी छवि वाले होंगे। यानी आप समझ लीजिए कि ऐसे उम्मीदवार जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा होगा या फिर उसमें नामजद होंगे, उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। यदि आप पर कोई भी आपराधिक छवि या आपराधिक मुकदमा है तो आप इस बात से तैयार हो जाएं कि इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, जैसा कि फडणवीस ने कहा है। इसकी स्क्रूटनी भी शुरू हो चुकी है और ऐसे लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को अब साफ करना चाहती है। और ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि अब CCC पे समझौता करने लगे हैं। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस रास्ते पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। इस महीन सी लकीर पे अब नीतीश कुमार अपने आप को कैसे बैलेंस रख पाते हैं, एक बड़ा कारण दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और निश्चित रूप से 2020 के चुनाव में जहां नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें आएँ, वहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट लेने का हर योजना, हर युक्ति अपना रही है। क्योंकि चुनाव के बाद यदि ज़रूरत महसूस हो तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार बनाने के लिए पूरी रणनीति बना सके। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि अंततः फैसला तो आप ही को करना है। आप जनता जनार्दन को वोट करना है, अपनी सरकार चुनना है और सरकार कैसी चुनेंगे ये आप पर दारोमदार है। क्योंकि एक बार जब आप सरकार चुन लेंगे, जनप्रतिनिधि चुन लेंगे, तो वो 5 साल तक राज करेगा। फिर मिलते हैं किसी एपिसोड में। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।